हिंदुस्तान में एक राज्य, दो राज्य या तीन राज्य नहीं, अगर मैं ये कहूं कि पूरे देश में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है तो ये गलत नहीं होगा। हर चुनाव जाति के इर्द गिर्द लड़ा जाता है। आपने भी कई बार सुना होगा, अगर आपके राज्य में इससे पहले कहीं चुनाव हुआ हो, कि यहां पर फला वोट बैंक ज्यादा है, यहां पर फला आबादी ज्यादा रहती है, और उसी हिसाब से उस समाज के विकास का भी जो प्लान है वो तैयार किया जाता है। अब वो चाहे पार्षद लेवल पर हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, या फिर देश में बड़े पद पर बैठा हुआ कोई भी नेता हो। लेकिन आज हम राजनीति की बात करते हुए बिहार की बात करेंगे। बिहार इस वक्त इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। हर कोई, वैसे भी देखिए बिहार में बहुत आम है, बहुत, आप कभी भी किसी चाय की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर हमेशा राजनीति की चर्चा होती है। उम्र क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर कहा जाता है कि बच्चा बच्चा भी राजनीति को समझता है और समझ रखता है। और आज बात हो रही है वहां पर जातिगत जनगणना की, जिसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आपने जरूर आंकड़ा भी देख लिया होगा, कौन कितने फीसद है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। लेकिन इन सबके बीच में अब इसके आगे क्या होगा, इसका लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, और आखिर इस जनगणना पर इतनी होड़ क्यों मची हुई थी, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा, राम मनोहर लोहिया की तरफ से कहा जाता था पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी कि वो ये कहा करते थे, वो नारा दिया करते थे कि जो पिछड़ा वर्ग है उसे 100 में से 60% जो योजनाओं का लाभ है या सब कुछ है वो मिलना चाहिए। और वो ये आबादी भी बताते थे कि इतनी है, यानी कि इतने लोग, इतनी कैटेगरी के लोग वहां पर ज्यादा हैं। अब जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई है, उससे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वो आंकड़ा किसका कितना है, ये सब आपको अवेलेबल अब मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए उसको कैटेगराइज कैसे किया गया है। आप फर्ज कीजिए कि वहां पर सामान्य वर्ग कितना है, ओबीसी कितना है, एससी एसटी कितना, एक कैटेगरी ये है। और दूसरी कैटेगरी है कि उस सामान्य में भी ब्राह्मण कितने हैं, कितने फीसद राजपूत हैं, कितने फीसद बाकी जो दलित हैं, यादव हैं, इनके वोट वहां पर, इनकी जो संख्या है वो वहां पर होती है। अब इन सबके बीच में इसे एक बड़ा दाव 2024 के तौर पर भी या फिर उससे आगे भी देखा जा रहा है। अब इसे मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इसकी शुरुआत है वो लगभग 4.5 साल पहले हुई थी, बिहार की मैं बात कर रही हूं। और उसके बाद कई सारी अड़चने भी वहां पर आई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उससे पहले हाई कोर्ट ने एक बार को, आपको याद होगा, कि रोक भी लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 6 तारीख को इस पर फैसला सुनाने वाला था। जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो एक सर्वे नाम दिया गया। सर्वे इसीलिए क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो ये कह रहे थे कि हम इसीलिए ये आंकड़ा चाहते हैं जिससे हम ये पता लगा पाए कि यहां पर आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी आबादी है और उनका आर्थिक और सामाजिक जो विकास है वो किस लेवल पर हुआ है। अब इन सबके बीच में ये रिपोर्ट सामने आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि 6 तारीख को फैसला आना था, लेकिन अब इससे राजनीतिक फायदा इसे क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले ये मैं आपको समझाती हूं। एक पक्ष ये कहता है कि हमेशा से बिहार में कुछ ऐसे नेता रहे हैं जो कुछ स्पेसिफिक वर्ग की, यानी कि एक वर्ग की राजनीति करते आए हैं, एक वर्ग के नेता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता या देश में किसी और चुनाव में ऐसा नहीं होता, लेकिन बिहार में ये माना जाता रहा है। अब वहां पर जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा था कि भाई हमें आप ये बता दीजिए कि यहां पर मान लीजिए ओबीसी वर्ग इतना है, दूसरा वर्ग इतना है, जिससे कि हम उनके लिए उतनी योजनाएं ला पाए। और बाकायदा 2 तरीके से 2 चरणों में ये जो जातिगत सर्वे हुआ है उसमें भी आप सोचिए क्या क्या पूछा गया। उसमें एक जो हुआ है वो घर पर जाकर पूछा गया, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, किसकी सैलरी कितनी है। और ये सैलरी पूछना या आपकी आय कितनी है ये पूछना इस लिहाज से खास है कि अब आने वाले समय में आपको हम उतना ही फायदा देंगे, यानी कि जो जितना पिछड़ गया है, जो जितना वंचित रह गया है, उसको उतना ज्यादा फायदा मिल जाए। लेकिन इन सबके इतर एक सवाल ये भी है कि जब सरकार का काम यह है कि वो हर वर्ग तक, आखिरी छोर तक अपनी योजना को पहुंचाए, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, या कौन कौन सी जाति से ताल्लुक रखता है। और क्या इतने साल भी सत्ता में रहने के बाद, सिर्फ इस सरकार में नहीं, लंबे समय से सरकार में रहने के बाद और मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बाद, क्या नीतीश कुमार ने एक तंत्र, जिसे राजनीति की लैंग्वेज में कहा जाता है, तो क्या कोई ऐसा उनके पास यंत्र तंत्र नहीं रहा कि वो हर किसी को फायदा पहुंचा पाए। लेकिन इन सबके इधर आप ये भी सोचिए 2024 में जो अब डगर मानी जा रही है वो इसीलिए नीतीश कुमार की आसान और बाकी पार्टियों की मुश्किल इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि
वहां पर जो लोग थे वो भी ये चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो जाए, और वो इसीलिए हो जाए जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो आबादी है वो इतनी है, ये आबादी इतनी है, और जो वादे और दावे किए गए वो धरातल पर कितने सही साबित हुए हैं। दूसरी तरफ अब आप ये भी समझिए कि कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर विपक्ष भी विरोध नहीं कर पाता, और यही अभी कारण है कि आप एक भी सुर में नहीं समझेंगे कि कोई जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जातिगत जनगणना होती है वो केंद्र का अधिकार होता है, वो राज्य सरकार नहीं कराती है। लेकिन सवाल इस पर भी है कि फिर इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला लंबित था, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना रहा था, तो फिर आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट जारी कर दी है। लेकिन इन सबके बीच में राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसे अपने नुकसान के तौर पर भी देख सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, अब आप इसे और सरल भाषा में समझिए कि आपकी आवाम को चाहती है, वो एक ही बात की डिमांड कर रही है, बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, बहुत सारा रोड़ा भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद जिस व्यक्ति ने वो कर दिया वो एक बारगी उन लोगों का हीरो बन जाता है, यानी कि वो मसीहा हो जाता है कि जो काम हम चाहते थे लंबे समय से हो जाए वो हो नहीं रहा, वो कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट, लेकिन वो हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी इसका विरोध इसीलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि चुनाव तो वहां पर भी होगा, उन्हें भी वहां पर जाना पड़ेगा, और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो जनता सब याद रखती है, आने वाले समय में इसका नुकसान उनको हो सकता है। हालांकि देखिए ये जो डगर है राजनीति की वो आने वाले समय में बताएगी कि किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ। लेकिन कई अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव में भी, आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो राहुल गांधी की तरफ से आपको याद होगा ये कहा गया था कि जितनी आबादी उतना हक, यानी कि जब हमें ये पता चलेगा कि कहां पर कितने लोग रहते हैं तो हम उसी हिसाब से आपको फायदा पहुंचा पाएंगे। अब इन सबके बीच में जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई तो आंकड़ों को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फायदा किसका और नुकसान किसका ये आने वाला समय ही बता पाएगा।